हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम से जुड़े हुए सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 पेपर के अंदर। तो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ सवाल थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी हैं। सारे सवालों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई है और स्टेटमेंट नंबर 1 दी हुई है। द जजमेंटल एट्रीब्यूशन एरर इज द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द एक्सटर्नल फैक्टर एंड अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर टू अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर व्हेन मेक। ये जजमेंट्स आना चाहिए शायद अबाउट द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। तो पहली लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक की बहुत ज्यादा है, ग्रामर भी सही नहीं बन रही है। और प्यारे दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो टर्म यूज होती है ना, वो मेनली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर यूज होती है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अगर किसी पर्सन को देख रहे हैं तो हम किसी पर्सन को देखते हैं तो हम कहते हैं अगर इस पर्सन ने कोई गलत काम किया, लेट सपोज एक बंदा है वो काम पे लेट आया, तो हम कहेंगे ये तो है ही लेट लतीफ। हम ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है उसको बस लेट मिली हो सकता है वो रास्ते में किसी की मदद करने रुक गया हो। हम ये चीजों को नहीं देखेंगे, हम सिचुएशन को नहीं देखेंगे, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं देखेंगे। हम कहेंगे इंटरनली ये पर्सन ही ऐसा है। हम इंटरनल चीज को क्या करेंगे, किसी और पर्सन को इवेल्युएट करते हुए ओवर एस्टिमेट करेंगे और एक्सटर्नल चीज को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करेंगे। और ये लाइन आपकी उल्टा बोल रही है, कह रही एक्सटर्नल को ओवर एस्टिमेट करो और इंटरनल को अंडर एस्टिमेट करो, और इसीलिए ये लाइन आपकी गलत हो जाएगी। Self-seeing bias is the tendency for individual to attribute their own success to internal factor while pulling the blame for failure on external. अब देखो, ये आप हैं और यहाँ पे अगर आपका एग्जाम पास होता है ना, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेरी मेहनत थी, मेरा हार्डवर्क था जो एग्जाम पास हो गया। आप कहेंगे इंटरनल फैक्टर थे मेरे जिनकी वजह से मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कहेंगे पेपर ही हार्ड था, आपका जो एग्जामिनर है उसने बहुत गलतियां करी हुई थी। जैसे इस सवाल के अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है। सेल्फ सीइंग बायस नहीं होना चाहिए, ये सेल्फ सर्विंग बायस होना चाहिए। सेल्फ सर्विंग बायस होता है ये आपका। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी सही है कि जब भी हम यहाँ पे अपनी जो सक्सेस होती है उसको इंटरनल फैक्टर्स को जोड़ते हैं और फेलियर को एक्सटर्नल फैक्टर से जोड़ देते हैं, तो इसे सेल्फ सर्विंग सर्विंग बायस का नाम दिया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो बात करते हैं अगले सवाल की। तो ये सवाल है, while using a recruiting yield pyramid, the managers are aware of which of the following while recruiting new hires। तो जब हम रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं तो मैनेजर्स को किन चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए रिक्रूटमेंट करते हुए, ऐसा ये सवाल कुछ पूछ रहा है। और वैसे तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड पता होगा, तभी आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो पिरामिड आपके कैसे होता है, पिरामिड कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपको एक पर्सन को सिलेक्ट करना है तो आप एक ही को थोड़ी इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, आप ज्यादा लोगों को बुलाओगे, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ काम होते रहेंगे और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही चीज आपकी रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड होती है। और इसको लेकर कुछ रेशोज यहाँ पे दे रखी हैं और ये रेशोज आपको कुछ किताबों में मिलेंगी। हो सकता है किसी किताब में आपको अलग रेशोज भी देखने को मिल जाए। अब जिस किताब से ये सवाल बना शायद उसमें ये रेशोज ही गिवन होंगी और इसीलिए एग्जामिनर ने इन्हीं को लेकर सवाल बना दिया और इसमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे हेरा फेरी करने की कोशिश करी है। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो ये रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड है कुछ ऐसा बना हुआ आपको दिखेगा काफी सोर्सेस के अंदर। और उसमें ये लिखा होगा कि अगर आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है तो आप कुछ ऐसा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर आप 1200 लीड्स जनरेट कर रहे हैं, यानी कि 1200 लोग यहाँ पे 1200 लोग जो है यहाँ पे आपकी लीड्स जनरेट हो रही है, 1200 लोग अप्लाई कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप फाइनली जो उनको कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए वो 200 को ही करेंगे। यानी कि 6:1 का रेशो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 6:1 का रेशो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीड्स जनरेट होती है उसमें से केवल जो है 16 लोगों को ही इन्वाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और एक्चुअल में जो इंटरव्यू जो लिए जाते हैं वो कितनों के लिए जाते हैं, कहा गया 150 के लिए जाते हैं। तो 4/3 का रेशो रहता है हमारा यहाँ पर, जो इनवाइट किए 4 इनवाइट किए तो 3 का इंटरव्यू आप लेते हो, या फिर 3 ही आपके पास जो इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद जो आपने कैंडिडेट्स इंटरव्यू किए उसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप उनको ऑफर देने वाले हो
कि आप हमारी कंपनी में काम करो, तो कहा गया कि ये जो रेशो देखने को मिलता है 3:2 का देखने को मिलता है, यानी कि 150 का इंटरव्यू लिया तो 100 को ही हम यहाँ पे जो है ऑफर जो है अपना फाइनली देते हैं। और फाइनली जो लोग ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो ज्वाइन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो हमारे पास इससे आधे हो जाते हैं, 2:1 का रेशो हो जाता है यहाँ पर, वो 50 ही रह जाते हैं। तो ऐसा आपको कई किताबों में देखने को मिलेगा। और ये जो फिगर्स है मेरे हिसाब से हर केस में फिक्स्ड नहीं रहेंगी, अलग अलग हो सकती हैं। अब जिस किताब से ये सवाल बना शायद उसमें ये फिगर्स ली होंगी और एग्जामिनर ने यही फिगर चिपका के आपसे सवाल पूछ लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। द रेशो ऑफ द ऑफिशियल नीड्स टू एक्चुअल हायर्स इज 2:1। ऑफिशियल नीड्स नहीं आना चाहिए, ये गड़बड़ है यहाँ पे आना चाहिए ऑफर्स मेड। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक ना बहुत ज्यादा थे इस बार के पेपर में। रेशो ऑफ ऑफर्स मेड टू एक्चुअल हायर इज 2:1। ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है अगर ये स्टेटमेंट को सही कर दें, स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर दें। The ratio of places to the people called for an interview is 12:1। तो अगर आप देखें तो क्या ये 12:1 की रेशो बन रही है? आपने कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया? आपने देखा जी, आपने यहाँ पे 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और आपके पास जो प्लेसेस थी वो 50 थी, तो ये रेशो तो कुछ 4:1 बन रही है, तो ये 12:1 तो नहीं है। रेशो ऑफ ऑफर्स मेड टू न्यू हायर इज 20:1। तो 20:1 नहीं, ये 2:1 की रेशो है, और ये पहले स्टेटमेंट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी गड़बड़ है। द रेशो ऑफ द कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट्स इंटरव्यूड इज अबाउट 4:3। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 4:3 की रेशो रहती है। द रेशो ऑफ द कैंडिडेट्स इंटरव्यूड टू ऑफर्स मेड इज 3:2। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये रेशो रहती है। तो ए, डी और ई वाली आपकी सही स्टेटमेंट है, बी और सी वाली में गड़बड़ है। हालांकि गड़बड़ तो ए वाली में भी है, स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत तगड़े वाली, बट ऑफिशियल आंसर हमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। ऐसे कुछ सवाल पेपर में आ जाते हैं जिनसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जूझना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स डिपिक्ट्स ह्यूमन नीड्स इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की असेंडिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट नीड। तो जो मैस्लो की नीड हायरार्की होती है उसके अंदर लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट नीड्स का जो हायरार्की होता है वो आपको यहाँ पे पहचानना है, पकड़ना है। तो सबसे नीचे तो प्यारे दोस्तों आपकी फिजियोलॉजिकल नीड आती है। सबसे पहले सेफ्टी नहीं आएगी और स्टीम नहीं आएगी, तो 1 और 3 को तो काट दीजिए। 2 और 4 में से आंसर बन सकता है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आ रही है। उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली नीड्स जो कि 2 में आ रही है, और इसमें तो एक्सेप्टेंस नीड्स लिख दिया इन्होंने, तो यहाँ पे 4 तो नहीं आंसर बनेगा, 2 ही बनेगा। सेफ्टी नीड्स हो गई, उसके बाद एक्सेप्टेंस नीड्स, आप इसे सोशल नीड्स भी बोल सकते हैं, और फिर फाइनली आपकी जो एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ सकती है। तो ऑप्शन 2 आपका बेस्ट बन रहा है, अप्रोप्रिएट बन रहा है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाइए और आप बेहतर तरीके से अपना आंसर यहाँ पे मार्क कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, ब्लेक एंड मॉर्टन रिकॉग्नाइज 4 लीडरशिप स्टाइल्स, वन ऑफ देम इज ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल, द ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर इज वन हु। तो आपको बताना है ऑटोक्रेटिक वाला कौन सा होगा। तो प्यारे दोस्तों, ब्लेक एंड मॉर्टन का अगर हम कुछ ऐसा ग्रिड बनाते हैं तो इसके अंदर एक तरफ आता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और एक तरफ आता है कंसर्न फॉर पीपल। तो कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जिनका दोनों की तरफ कंसर्न बहुत ही कम होता है, इसे आप इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जिसका कंसर्न केवल लोगों की तरफ है, प्रोडक्शन की तरफ नहीं है, ये कंट्री क्लब मैनेजमेंट स्टाइल होता है। ऐसे मैनेजर जिनका दोनों की तरफ होता है, ये टीम मैनेजर होते हैं। और कुछ ऐसे जिनका प्रोडक्शन की तरफ तो है बट पीपल की तरफ ध्यान नहीं है, इनको हम अथॉरिटी वाले या ऑटोक्रेटिक बोल सकते हैं, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जो कंसर्न है, इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स दी प्रोडक्शन बट नॉट टुवर्ड्स दी पीपल। और अगर आप ऑप्शंस रीड करेंगे यू वुड फाइंड ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो इस चीज की बात कर रही है कि मैनेजर हु इज कंसर्न्ड ओनली विद डेवलपिंग एन एफिशिएंट ऑपरेशन विद लिटिल और नो कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स ऑन बिजनेस एथिक्स एंड इट इंक्लूड्स। तो प्यारे दोस्तों, बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, या हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशंस की जहां पे हम डिलीमा में होते हैं कि क्या चीज करे या ना करे। तो हमारे पास अलग अलग तरीके से चॉइसेस ली जा सकती है, अलग अलग तरीके से डिसीजन ली जा सकती है। और एक हमारे पास अप्रोच है यूटिलिटेरियनिज्म का। तो यूटिलिटेरियनिज्म आपको क्या कहता है कि आप ये देखो कि जो भी आप काम करो उसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी जनरेट हो, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए वो काम करने से, ऐसा काम आपको करना है। तो यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स को आपको यहाँ पे
जो है बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, कौन से पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इनमें से दो चूज करने हैं क्योंकि ऑप्शंस में सभी में दो पॉइंट ही आ रहे हैं। रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड प्रिविलेजेस। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि यूटिलिटेरियन व्यू की अगर आप बात कर रहे हो तो ओवरऑल गुड की बात कर रहे हो, ग्रेटेस्ट गुड की बात कर रहे हो कि ज्यादा लोगों का भला हो जाए, बीच में एक दो का नुकसान हो गया तो भी चलेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम दो चार लोगों को निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि दो चार लोगों को डिसमिस कर दो, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ऐसा इज अलाउड अंडर द यूटिलिटेरियन व्यूज। तो इंडिविजुअल लिबर्टीज और प्रिविलेजेस की जगह नहीं होती यूटिलिटेरियनिज्म में। इम्पोजिंग एंड एनफोर्सिंग रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शली, तो रूल्स को लेकर थोड़ा कम फोकस है, हमारा ओवरऑल गुड को लेकर ज्यादा फोकस है, तो इस पॉइंट को भी अब इग्नोर करते हैं। एथिकल डिसीजंस आर मेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस, ये वाला पॉइंट सही है। हम अपने जो डिसीजंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं इस बेसिस पे कि सबसे ज्यादा लोगों का भला हो जाए, आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस जो है सबसे ज्यादा बढ़िया आ जाए, उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट तो आना चाहिए। encourages efficiency and productivity and is consistent with the goal of profit maximization। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ने के लिए अगर एक आधे लोगों को निकालना भी पड़ जाए तो भी निकाल देंगे। अगर उससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो एक आधे को निकाल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज भी आंसर में आ सकती है। एथिकल डिसीजंस भी लीन्ड ऑन एग्जिस्टिंग एथिकल नॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटीज, तो ऐसी चीज भी इससे नहीं जुड़ी हुई है। तो सी और डी वाले पॉइंट जो है ना वो डायरेक्टली जुड़ रहे हैं आपके यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट से, और इसीलिए आप करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ना उसका मार्क कर सकते हो। आई थिंक सी वाला तो सबने पहचान लिया होगा, 1 और 4 को तो एलिमिनेट कर लिया होगा, पर शायद 2 और 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि बी को चूज करें या यहाँ पे डी को चूज करें, और डी को चूज करना ज्यादा बेहतर है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाता है। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, metric structure is the realization of two dimensional structure which emanates directly from two dimensions of authority, from which of the two a matrix structure is created। तो metric structure जो है वो कैसे क्रिएट होता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, कौन से दो स्ट्रक्चर्स को मिलाकर क्रिएट होता है। तो मेट्रिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा रहता है कि ऊपर आपके जनरल मैनेजर है और नीचे आपके फंक्शनल मैनेजर्स भी रहते हैं, प्रोडक्शन वाले, फाइनेंस वाले, एचआर वाले, जो भी है आपके फंक्शनल मैनेजर्स रहते हैं। तो आप यहाँ पे जो पार्ट बनते हैं फंक्शनल मैनेजर्स का भी रहते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है किसी प्रोजेक्ट का भी पार्ट बनते हैं। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। तो एक तरफ आपका प्रोजेक्ट का मैनेजर है और एक तरफ आपका प्रोडक्शन का मैनेजर है, दोनों आप पे हुक्म चलाते हैं। तो एक तो आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर को कंबाइन कर लिया और उसके साथ में हमने मैट्रिक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे जोड़ लिया। तो फंक्शनल और प्रोजेक्ट को यहाँ पे जोड़ लिया जाता है हमारे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, और इसीलिए प्यारे दोस्तों जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अरे यही चीज तो हमें पता थी और ये सवाल ने ऑलरेडी बता दी। व्हाट इज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो आप ये जानते होंगे ये मैक्स वेबर ने दिया ब्यूरोक्रेसी, ये टेलर की नहीं है। आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी ही कंसीडर्ड एक्सीलेंट, तो कुछ ऐसी जनरल सी बात कर दी है, इसे अभी स्किप करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, तो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बातें आपके एल्टन मायो इन्होंने करी थी, ये इससे कहीं ना कहीं आपके जो मायो हैं वो जुड़े हुए हैं। हाउ टू रेज प्रोडक्टिविटी थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड पे फॉर वर्कर्स, तो ये बातें आप टेलर से जोड़ सकते हैं कि कैसे आप एफिशिएंटली अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें उन्होंने करी थी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, एफिशिएंसी को बढ़ाने की बातें इन्होंने करी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अपने को दे रखी हैं, और लिस्ट 1 में बेसिकली आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और लिस्ट 2 में कुछ स्पेसिफिक पर्पस की बात की हुई है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट आप करते हैं तो उसके डेवलपमेंटल यूजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस यूजेस हैं, और डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे होते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, डेवलपमेंटल यूजेस क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की क्या नीड्स हैं, कैसे उसको और डेवलप किया जा सकता है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी 3 मुझे लग रहा है और कुछ कुछ 4 भी लग रहा है, 1 और 2 तो इससे नहीं जुड़े होंगे।
इसके बाद आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस और डिसीजंस। तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम में क्या चीज आने वाली है उसको पहचानने की कोशिश करें क्या यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वन आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन फॉर परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन, सैलरी, प्रमोशन, टर्मिनेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी चलती रहे, तो उसके लिए एचआर प्लानिंग और ऐसी चीजें आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग नीड्स आ सकती है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी तैयार होते हैं ताकि कल को कोई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है तो आप वो फुलफिल कर सके। तो डी वाला तो पक्का से टू से ही मैच होगा। और अगर मैं डी को टू से मैच करता हूं, मुझे ऑप्शन टू मिल रहा है, और ऑप्शन टू में आपका ए थ्री के साथ जा रहा है जो कि सही लग रहा है, बी वन के साथ जा रहा है जो अगेन सही लग रहा है, और सी जो है वो फोर के साथ जा रहा है जो कि अगेन हमारा मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर टू का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस एज पर एंडरसन कंसल्टिंग। तो अब ये जो सवाल है काफी स्पेसिफिक सा हो रहा है, और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं। मैंने भी सर्च किया, कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई। और मजे की बात तो ये है कि इस सवाल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर आप सेकंड वाला बी वाला पॉइंट पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये देखो, आप क्या लिखा, सनसेफ रिजल्ट्स ही अचीव्ड, ये क्या इंग्लिश बनी। और इसके अलावा आप देखो फिफ्थ वाला सेंटेंस पढ़ो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, ऑन सेटिस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक्शन मेयर लीडर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं ऐसे सवाल क्यों बनाए जा रहे हैं पेपर के अंदर। हम पूरा पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी इतने ज्यादा हैं, और टर्म्स भी ऐसी हैं जो कि सुनी हुई नहीं है, सर्च करोगे तो मिलेंगी भी नहीं। भी तो जबरदस्ती के सवाल डाले जा रहे हैं, और आई थिंक ये सवाल डाले इसीलिए जा रहे हैं कि इनको स्टूडेंट्स ना सॉल्व कर पाए और कट ऑफ आपकी कम ही रहे। तो आई थिंक इस परस्पेक्टिव से डाले जा रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर 4 दिया हुआ है। और अगर आप इसके बारे में कुछ ज्यादा समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कहीं पे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे तो ये सवाल काफी गड़बड़ सा लग रहा है, अनक्लियर सा लग रहा है। ऐसे सवाल एक बार जरूर रिव्यू होने चाहिए, क्योंकि देखो इतने सारे स्टूडेंट्स इस पेपर को देने वाले हैं, दिया होगा इतने सारे स्टूडेंट्स ने, और सबके सामने अगर ये ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक वाला बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा है ऐसा सवाल आएगा, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर आई थिंक डेफिनेटली काम करना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन अथॉरिटी को। तो फिलहाल इस सवाल पे हम आगे चर्चा नहीं करते हैं, आगे वाले सवालों पे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following normative ethical theories has net benefit from the decision as a consideration in ethical decision making? Ethics of duty, theory of justice, stockholder ethics या utilitarianism? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है कौन सी एथिकल थ्योरी की हो रही है, आई थिंक आपको पता लग चुका होगा। यूटिलिटेरियनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो ओवरऑल यूटिलिटी है, ओवरऑल जो गुड है, ग्रेटेस्ट गुड की तरफ हमारा फोकस यहाँ पे रहता है। तो ओवरऑल हमारा जो नेट बेनिफिट रहना चाहिए, ओवरऑल बेनिफिट होना चाहिए डिसीजन से, तो हम ले लेंगे। बीच में अगर किसी का नुकसान हो गया तो चलेगा। अगर एक डिसीजन लेने से कंपनी को 100 करोड़ का मुनाफा हो रहा है और एक दो लोगों की नौकरी जा भी रही है, कुछ का नुकसान ही हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ओवरऑल तो नेट बेनिफिट है, वो डिसीजन हम ले लेंगे। तो ऐसा करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, ठीक है। ये एथिक्स ऑफ ड्यूटी नहीं है, क्योंकि आपका ड्यूटी पे, जस्टिस पे फोकस नहीं है, यहाँ पे आपका ओवरऑल गुड पे फोकस है, आपका ओवरऑल नेट बेनिफिट जनरेट करने में फोकस है। फोकस है कि ओवरऑल हमारी नेट यूटिलिटी जनरेट हो जाए, और ऐसा आप यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच में करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहां पे सवाल है जी, इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई? एक्सपीरियंस, फेमिलियरिटी, रेपिटेशन और नोवेल्टी। तो हमारी जो परसेप्शन है, परसेप्शन का क्या मतलब है कि किस तरीके से हम चीजों को परसीव करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। परसेप्शन की अगर हम बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल मतलब हम किसी के प्रति जो अपना ओपिनियन बना रहे हैं, किसी चीज को हम परसीव कर रहे हैं, तो उसमें हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। यानी कि कुछ फैक्टर हमारे से जुड़े होते हैं और कुछ फैक्टर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल चीज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी। तो अगर ऑप्शंस को देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया एक्सपीरियंस का। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका इंटरनल फैक्टर होगा या एक्सटर्नल होगा? एक्सपीरियंस आपका अपना होगा, इट इज गोइंग टू बी एन इंटरनल फैक्टर, एक्सपीरियंस एक्सटर्नल नहीं होगा, यही आंसर होना चाहिए। फेमिलियरिटी की अगर हम बात करें तो कोई चीज है जिसके प्रति आपकी फेमिलियरिटी है, जैसे लेट्स सपोज कोई पर्सन है जिसके प्रति आप फेमिलियर है,
वो आपको पहले भी कहीं मिला था और दोबारा भी किसी पार्टी में मिल जाता है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपका परसेप्शन उसके लिए बन जाएगा। पहले किसी और पार्टी में मिला, आगे किसी और पार्टी में मिला, तो आपको लगा अरे ये तो पार्टी ही करता रहता है। तो आपका फेमिलियरिटी जो है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के प्रति, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बट इट इज गोइंग टू बी एन एक्सटर्नल फैक्टर, ये इंटरनल नहीं है, ये बाहर का फैक्टर है। ऐसी रेपिटेशन, जैसे आप टीवी पे एड्स देखते हैं, एक एड बार बार रिपीट होती है, तो आपको वो एड जो है दिमाग में सेट हो जाती है। तो दिस इज अगेन एन एक्सटर्नल फैक्टर कि एक्सटर्नली एड को रिपीट किया जा रहा है। नॉवेल्टी, अगर आपको बाहर कोई नई चीज दिख रही है, एक्सटर्नली कोई नई चीज आपको दिख रही है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगी, आपका परसेप्शन अकॉर्डिंगली उसके उसके प्रति बनेगा। तो ये भी इंटरनल चीज नहीं है। नॉवेल्टी मतलब बाहर से कोई नई चीज आ रही है, तो वो भी आपका जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर ही बनने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इंटरनल फैक्टर। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following is the hiring related turnover cost when an employee quits an organization? तो प्यारे दोस्तों, टर्नओवर कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली वो कॉस्ट है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रखा, रिक्रूट किया, एम्प्लॉयमेंट दी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं, तो अभी आपको उनकी जगह नए लोग रखने पड़ेंगे, तो उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तो इसे टर्नओवर कॉस्ट यहाँ पे बोला जाता है। अब नए लोग आप रखोगे, रिक्रूट करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ढल जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी आपको इवेंचुअली देखने को मिलेगी। तो टर्नओवर कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और हमें सवाल पूछ रहा है कि हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट आपको बताना है। ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूइंग, ट्रेनिंग और रिक्रूटर फीस। और जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर था वो ऑप्शन 3 ट्रेनिंग का था, जिससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। और मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूइंग और रिक्रूटर फीस ये हायरिंग से जुड़े हुए चीजें आपकी बनेंगी, क्योंकि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट दोगे, उसका इंटरव्यू लोगे, अगर कोई रिक्रूटर एजेंसी अपॉइंट करते हो तो उसकी फीस भी दोगे। तो 1, 2 और 4 तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली हायरिंग से जुड़े हुए हैं, बट इन्होंने जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 का दिया है, मेरे हिसाब से इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इस सवाल को लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज? तो ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आपकी स्किल्स, कैपेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं, आपकी क्षमता से जुड़ी हुई जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उनके ऊपर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओनरशिप ऑफ असाइनमेंट्स। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि कॉम्पिटेंसीज आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। देखो, अगर ये सवाल आपसे पूछ रहा है तो जनरल कॉम्पिटेंसी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि स्किल और कैपेबिलिटी से जोड़ के बताओ कॉम्पिटेंसी को। तो अगर कॉम्पिटेंसी को आपको स्किल्स और कैपेबिलिटी से जोड़ना है, तो आप किस चीज से इसे यहाँ पे जोड़ सकते हो, कौन से आपके स्किल में आने वाला है? एनालिसिस है यहाँ पर, एनालिसिस करना क्या एक स्किल है? एनालिसिस करना मेरे हिसाब से तो जरूर एक स्किल है। इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, अगर किसी पर्सन में एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है, हर चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, क्या ये एक स्किल के अंदर हम इसे डाल सकते हैं? क्या स्किल के अंदर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कोई कह सकता है ये तो इनबॉर्न ट्रेट है किसी का। और अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे हमें हमें दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई पर्सन जो है हर चीज प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, तो क्या उसमें ये स्किल है कि वो हर चीज को मैनेज कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है? इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है फटाफट से, तो उसके अंदर क्या ये स्किल है कि फटाफट से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल लेगा? इसके बाद है ओनरशिप ऑफ असाइनमेंट्स। अब एक पर्सन है जो कि असाइनमेंट्स जो भी कर रहा है उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी लेता है। अब जिम्मेदारी लेना क्या एक स्किल है? तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा बहुत इसका आंसर लगाने में। और मैं थोड़ा सा इसको और डीप में स्टडी करने लगा, तो मुझे पता चला कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो कुछ ऐसा मेंशन करते हैं कि कॉम्पिटेंसी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंसी आपकी नॉलेज बेस्ड हो सकती है, स्किल्स एंड कैपेबिलिटी बेस्ड हो सकती है, वर्क मैनेजमेंट बेस्ड हो सकती है, और कैरेक्टर एंड कमिटमेंट वाली भी हो सकती है। तो नॉलेज वाली के अंदर कि आप में इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, आप ओनरशिप लेते हैं असाइनमेंट्स की, तो ये सब चीजें उन्होंने डाली। स्किल्स और कैपेबिलिटीज में यहाँ पे उन्होंने डाला कि आपके रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छे से कर लेते हैं। वर्क मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने डाला कि आप अपने काम को सही से मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। करेक्टर कमिटमेंट में डाला कि आपके अंदर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी वगैरह ये सब चीजें उन्होंने डाली। तो इसके बेसिस पे हम जो अपना आंसर मार्क करेंगे, दैट वुड इंक्लूड एनालिसिस वाला पार्ट इसके अंदर आएगा,
ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट इसके अंदर आएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये हमारे स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज का पार्ट बनते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। मानता हूं सवाल थोड़े से हाई लेवल का है और शायद हर कोई इसे आंसर नहीं कर पाया होगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टापेस फ्रेमवर्क। तो ऑक्टापेस की फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो ये सवाल आपसे आसानी से हो जाएगा। इसके अंदर ओपननेस, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, प्रोएक्टिविटी, ऑथेंटिसिटी, कन्फ्रंटेशन और एक्सपेरिमेंटेशन आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ओपननेस आ रहा है आपका, प्रोएक्टिविटी भी आ रहा है और ऑटोनॉमी भी आ रहा है, एक्सटेंशन नहीं आ रहा, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। ऑक्टापेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आई थिंक पहले भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो इस सवाल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे सवाल है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है और लिस्ट 1 में आपको दिए हैं मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन और लिस्ट 2 में दिए हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको। और सबसे पहला मोटिव दिया हुआ है अचीवमेंट मोटिव। तो अगर पर्सन का अचीवमेंट मोटिव है यानी कि वो कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, तो एक्सेलेंस की तरफ वो बढ़ना चाहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ए को 3 के साथ हम मैच कर सकते हैं टेंटेटिवली। और इसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर आप, ये पर्सन चाह सकता है कि उसका कंट्रोल हो सभी चीजों के ऊपर, सब चीजें उसके कंट्रोल में रहे, ऐसा हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास कंसर्न फॉर अदर्स भी हो सकता है और ऑर्डरलीनेस भी हो सकता है। आई थिंक 2 में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप एक बड़ी सोच के साथ यहाँ पे जी रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी सोच है वो आपने एक्सटेंड कर ली है, बढ़ा ली है। तो आपका जो कंसर्न है यहाँ पे बाकियों की तरफ भी है, आपका कंसर्न केवल अपनी तरफ नहीं है, आप बाकियों के बारे में भी सोचते हैं। तो दैट कैन बी एन एक्सटेंशन मोटिव, राइट। तो सी को हम 1 से भी मैच कर सकते हैं, तो दैट इज अ पॉसिबल मैचिंग। इसके बाद है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कई लोग ना दूसरों पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और मतलब जैसे आप खुद को ही ले लो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप बाजार में शॉपिंग करने गए, आपने कोई शर्ट ट्राई किया, तो आप दूसरे से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। तो आपका कंसर्न तो है, आपका कंसर्न तो है यहाँ पे कि आप एक अच्छी चीज लें, आप डेवलप करें, आप अपने आप को ग्रो कराए, बट उसके लिए आप दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी को यहाँ पे कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट से लिंक किया जा सकता है और कंट्रोल को फिर हमारा ऑर्डरलीनेस से लिंक किया जा सकता है। और प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ना, ऐसे मोटिव्स आपको अलग अलग रिसर्च पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो अलग अलग रिसर्च पेपर से भी अब सवाल उठकर आने लगे हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ चीजें तो ऐसी रहेंगी पेपर में जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। तो जो चीजों को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो उनके ऊपर आपका मैक्सिमम एम्फेसिस होना चाहिए और सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करके जाने चाहिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में आप बेस्ट शॉट दे पाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। सवाल है जी, फॉर कस्टमर्स विच आर द एरियाज ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न्स। तो कस्टमर्स के लिए इनमें से कौन से एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट या फिर की एरियाज बन जाते हैं, वो आपको यहाँ पे पहचानने हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा? कस्टमर्स को चाहिए होगा कि उनको प्रोडक्ट मिले, सेफ्टी मिले, सही दाम पे मिले। वेजेस तो आपके कस्टमर्स के लिए नहीं है। और इसके अलावा TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स एंड इंफॉर्मेशन है। तो अभी एक बार ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। हमें लग रहा है ए और बी तो पक्का आने चाहिए। तो ए और बी अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे हम जा सकते हैं। और 4 में हमारे पास ए बी के साथ ई भी जोड़ा गया है, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उस पर सारी जानकारी दी गई हो कि कैसे उसे यूज करना है, कब तक यूज करना है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, ये सब चीजें दी गई हो। तो ए बी और ई जो है ना, ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सही एरियाज बन रहे हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, who was of the opinion that labor was the father of wealth and it must be included in any estimate of national wealth। तो सवाल बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है और नाम भी देखो कैसे दिए हैं, विलियम फार, विलियम पेटी, विलियम सी पाइल और फ्लेमोल्ड्स। तो अब ये जो सवाल है आप अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं। कोई कह सकता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का सवाल है, कोई कह सकता है ये आपका HRM से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई कह सकता है इकोनॉमिक्स का सवाल है। अभी जो इसका आंसर है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से इसे जोड़े। इसका जो आंसर है इट इज विलियम पेटी। तो विलियम पेटी एक बहुत ही पुराने इंसान है, 1623 से 1687 आप देख सकते हैं इनका टेन्योर है। और बातें इन्होंने काफी करी है लेबर को लेकर। इन्होंने कहा कि लेबर वाज द फादर ऑफ वेल्थ और इसको आपको इंक्लूड करना चाहिए नेशनल वेल्थ में। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, लैंड वगैरह को देखते रहते हैं
और लैंड वगैरह को देख के आप अपनी वेल्थ की एस्टिमेशन करने लगते हैं, बट लैंड के साथ साथ लेबर भी बहुत जरूरी है। लेबर इज द फादर ऑफ द वेल्थ, ऐसी बातें इन्होंने करी थी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, आई थिंक ज्यादातर लोगों ने गेस वर्क ही किया होगा इस सवाल के अंदर। चलिए तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे सवाल है, एज सजेस्टेड बाय कॉलिंस। तो कॉलिंस हमारे पास एक बिजनेस रिसर्चर है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें लीडरशिप लेवल्स बताए हैं, और इसी पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग लीडरशिप लेवल्स इन द सीक्वेंशियली हायर ऑर्डर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अपने को बढ़ना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लीडर इज अ कॉम्पिटेंट मैनेजर, लीडर इज एन एग्जीक्यूटिव, लीडर इज हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, लीडर इज एन इफेक्टिव लीडर, लीडर इज अ कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर। तो ये लीडर इज से तो ना कंफ्यूजन सी हो रही है, तो इसको तो मैं काट देता हूं पहले, ताकि हम सही से अपना आंसर लगा पाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले बताओ कौन सा आएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करें, सबसे पहले कोई बंदा कॉम्पिटेंट मैनेजर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, या हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होगा, या इफेक्टिव लीडर होगा, या कंट्रीब्यूटेड टीम मेंबर होगा। देखो सबसे पहले कोई भी पर्सन है वो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होगा, तभी वो आगे ग्रो कर सकता है। अगर कैपेबल नहीं है तो फिर आगे ग्रो ही नहीं करेगा। कैपेबल इंडिविजुअल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वहां पे जो टीम है उसको ज्वाइन कर लेगा, एक कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर बन जाएगा। अब अगर वो टीम में अच्छा परफॉर्म करेगा तो आगे जाके उस टीम का क्या बन जाएगा, वो मैनेजर बन जाएगा, टीम को मैनेज करेगा। और फिर आगे जाकर वो एक अच्छा लीडर भी बनेगा। वो टीम को तो मैनेज करेगा, बट साथ ही साथ थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे वो एग्जीक्यूटिव रोल पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वो टॉप पे पहुंचेगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे। तो अभी यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑर्डर बन रहा है उसमें सबसे पहले तो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल है, फिर टीम मेंबर है, फिर आपका मैनेजर और लीडर हो जाएंगे ए वाले और ये डी वाले, और लास्ट में एग्जीक्यूटिव आएगा। और अगर आप इसे करेक्ट ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।